आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी योग दिवस मना रहे हैं। योग का अर्थ है जोड़ना। योग हमें खुद से जोड़ता है, हमें फिजिकल से जोड़ता है, हमें मन से जोड़ता है, हमें हमारी भावनाओं से जोड़ता है और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और इस जुड़ाव से हम सभी एकाग्रचित होते हैं और इस एकाग्रता से हम सभी खुश, स्वस्थ और सुखी रहते हैं। और खुश रहना आज के समय में इतना जरूरी हो गया है कि तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में हम देखें तो कोविड-19 में हम सभी इतने परेशान हो गए कि सभी तनाव के घेरे में आ गए और उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ा, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए इस बीमारी से लड़ सके। और ऐसा हुआ भी है कि जिसने योग को अपनाया उसने कोरोना को हराया। सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हम यह कार्यक्रम लोक नागरिक कल्याण समिति, जो कि राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त है, उसके बैनर तले ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके सचिव श्री सत्येंद्र सौली जी हमारे साथ हैं। मैं खुद इस समिति की डायरेक्टर हूं। मैं डॉक्टर रितु नारंग सभी अतिथि जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमने अतिथि बुलाए हैं, उनमें शिंजन योग ट्रस्ट दिल्ली से शिव मोहन शर्मा जी हैं। वो वहां के संस्थापक हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पतंजलि योग ट्रस्ट हरिद्वार के पवन कुमार जी भी साथ में हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संयोगिता जी, शिंजन योग ट्रस्ट की कोऑर्डिनेटर फिरोजाबाद, भी साथ में हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ हैं श्रीमती संध्या चतुर्वेदी जी, जो कि डीडीएम पीजी कॉलेज में लगभग 20-25 सालों से योग प्रशिक्षिका हैं। आपने ग्वालियर से योग में शिक्षा प्राप्त की है। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हम आमंत्रित करते हैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि जी शिव रंजन शर्मा जी को। वेलकम सर। नमस्कार मैडम। आपने ये शॉर्ट नोटिस पर वेबिनार रखने किया और मुझे पता लगा तो मैंने कहा बहुत अच्छा विषय है। योग आजकल हर जगह योग की अपने अपने स्तर पर महिमा गाई जा रही है। लोग योग के बारे में जानना चाहते हैं, योग के बारे में। और मैं तो ये कहूँगा कि योग ने जिस प्रकार आज बाजार को पकड़ लिया है, हर व्यक्ति योग का जानकारी हो गया है। मैं शिंजन योग ट्रस्ट, शिंजन का तात्पर्य है मधुर ध्वनि। ये संस्कृत का शब्द है। काफी लोग इसमें मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि शिंजन का तात्पर्य क्या है। अजीब सा शब्द है। विशुद्ध संस्कृत
शब्द है, इसका तात्पर्य है मधुर ध्वनि। योग में जो योग के शास्त्रीय पक्ष की बात की जाए तो लोग योग का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, किस धातु से बना है, इत्यादि इत्यादि। योग की इस समय दो धाराएं चल रही हैं। एक नितांत शास्त्रीय धारा और दूसरी नितांत भौतिक धारा, जिसे हम मेटलिस्टिक लाइन बोल सकते हैं। और बाजार में इस समय मैं बाजार वर्ड का बार बार यूज करता हूँ कि योग को हम जिस रूप में समझ रहे हैं वो बाजारू जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं बार बार, कि योग का तात्पर्य आसन, योग का तात्पर्य प्राणायाम, योग का तात्पर्य कुछ विशिष्ट आसन क्रियाएं। इससे बढ़कर भी योग बहुत कुछ है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मेरा सबको नमन, वंदन। मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका पुनः वंदन। तेरा आवाज नहीं आ रही। जी सुन पा रहे हैं मैडम आप? मैंने आप ही को माइक हैंडओवर कर दिया था। आपने सीधा मुझे बोलने के लिए बोल दिया। तो विषय को लेके थोड़ा सा कि किस विषय पर आप योग के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा या लाइफ टाइम इंटरवेंशन, किस विषय पर आप लाइफ स्टाइल के बारे में सर सुना था आपके। लाइफ स्टाइल के बारे में। जी जी हाँ, जीवन शैली रद्दोबदल, अगर हिंदी में बोले तो रद्दोबदल। इस समय इतनी समस्याएं हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लोग उसमें उलझे हुए हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, बाजारू कंपनियों ने, जो योग के नाम पर बहुत कुछ पेश कर रही हैं, बेच रही हैं, और हम लोग बहुत सहजता से उसको स्वीकार कर रहे हैं। लाइफ टाइम इंटरवेंशन क्या है? देखिए, जीवन अगर हम हजारों साल पहले से लेकर आज तक देखें, जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। देश काल वातावरण के साथ साथ चीजों में अत्यधिक बदलाव आया है। अगर हम आज की परिस्थितियों के हिसाब से अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे या उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे तो समस्याओं से बचना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस करते हैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। आध्यात्मिकता की बात नहीं करेंगे। जरा आप देख रहे हैं कि लोग, पूरा विश्व इस समय योग की तरफ जा रहा है। खान पान को लेके हर जगह डाइटिशियंस हैं, खान पान की अनेक डाइट चार्ट बाजार में आ रहे हैं। अनेक कंपनियां इससे संबंधित खान पान और औषधियों का बाजार में उतार दिया है, किंतु फिर भी व्यक्ति के शरीर और मन ये बीमार क्यों होते जा रहे हैं? क्या वजह है? इस पे हमें विचार करना चाहिए। सिंजन योग ट्रस्ट पूरे भारत में अपने शिविरों में यही जीवन शैली रद्दोबदल या जीवन शैली सुधार कार्यक्रमों की ओर ही विशेष ध्यान देता आया है। हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, फिर भी अनेकानेक समस्याएं हैं। तो क्या हमने समय के साथ चीजों में उचित परिवर्तन किया है, या हमने जीवन के विभिन्न पक्षों को हैंडल करने के लिए क्या सही टूल्स का इजाद किया है या हमने उसका उपयोग किया है? जैसे मैं योग के बहुत शास्त्रीय पक्ष पे ज्यादा ऐसे कार्यक्रम में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो वैचारिक जुगाली हो जाती है। विद्वानों की मंडली में बैठ के आप उस तरह की बातें कर लें, पर सामान्य योग की बात होती है तो कुछ शास्त्रीय उदाहरण दे के काम नहीं चलता। व्यवहारिक चीजों पर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। जैसे योग में, योग पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योग के यम और नियम, जो अष्टांग योग है उसमें यम और नियम की बात कही है। उसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तो ये अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम और नियम, इनकी चर्चा की है।
तो हम लोग कहते हैं कि चीजों को अच्छा खाइए बदल जाएगा, अच्छा विचार कीजिए, पर अच्छा विचार कैसे करें, अच्छा कैसे खाएं? आज के वर्तमान समय में चुनाव हमारा अच्छे और बुरे का नहीं है, ज्यादा बुरे कम बुरे का चुनाव है। तो जब हमें ज्यादा बुरे कम बुरे का चुनाव है तो हम सब लोग अपने विचार से, अपनी सोच से बेहतर चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी समस्याएं आ रही हैं। हम कहते हैं कि भाई गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए, हिंसा मत कीजिए, चीजें आपके नियंत्रण में हो जाएंगी। पर क्या संभव है? और संभव है तो किस प्रकार संभव है? सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच से बड़े आपको फायदे बता दिए जाएंगे। जीवन में सच को लाने के बहुत सारे तरीके बताएंगे, बट टूल्स किस प्रकार हम सही रूप से चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं, इसकी सही सही शैली, सही टूल्स कौन बताएगा? तो जब तक हम चीजों को सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चीजों को सही प्रकार से रखेंगे नहीं, परिस्थितियों में बदलाव नहीं आने वाला। इस समय भारत मधुमेह रोगियों का कैपिटल बना हुआ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मधुमेह की समस्या भारत में है। हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा भारत में है। आर्थराइटिस, जो हमारे जोड़ों की समस्याओं में भी भारत दिन प्रतिदिन ऊपर चढ़ता जा रहा है और एक दिन नंबर 1 बन जाएगा। क्या वजह है? पारिवारिक चीजें, पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, क्या वजह है? लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, जीवन शैली में जब तक आप उचित बदलाव नहीं करेंगे तब तक चीजों को आप सही प्रकार से रख नहीं पाएंगे। योग के ऊपर मुख्य रूप से कोविड की बात करते हैं हम, क्योंकि मैडम ने बोला कि कोविड को लेके आप देख रहे हैं कि भाई कोविड के अंदर ये समस्या है। सबको पता है कि कोविड क्या है, क्वारंटाइन क्या है, और हर चैनल पे बताया जा रहा है कि ये खाइए, ये काढ़े बना के पीजिए। पर आपने क्या कभी इस पे गौर किया है कि मैंने पहले कहा कि देश काल वातावरण, हम किस भूभाग में रह रहे हैं, क्या मौसम है, क्या समय चल रहा है? इस समय गर्मियां है, सर्दियों में ये समस्या शुरू हुई, गर्मियां आ गई। काढ़े में वही लौंग, दालचीनी, काली मिर्च इत्यादि बताई जा रही है, लोग उसे पिए जा रहे हैं, समस्या तभी बहुत नियंत्रण में नहीं है। उसकी वजह क्या है? आपने चीजों को लिया, उसके लाभ देखे और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने ऊपर लागू कर लिया, हमने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। पर क्या आपका शरीर की तासीर को पहचाना कि आपका शरीर किस तरह की चीजों के साथ ज्यादा एडजस्टमेंट कर सकता है? गर्मियां हैं, आप ज्यादा काढ़ा बना के पिएंगे तो सहज है कि आपको पित्त बढ़ जाएगा। तो आपको कोरोना से तो बचाव मिला नहीं मिला, पर आप पित्त विकार से ग्रस्त हो जाएंगे। तो चीजों को कैसे आप सही रूप से प्रयोग करें? सर्वप्रथम अपने शरीर की तासीर को पहचानें कि आपका शरीर क्या, किस प्रकृति का है। वात प्रधान है, पित्त प्रधान है और कफ प्रधान है। क्या जरूरत है शरीर को? जी हाँ, नहीं शरीर की जरूरत, हाँ। और दूसरा आयुर्वेद कहता है कि अपने शरीर की प्रकृति से विपरीत आहार लीजिए। अगर आप कफ प्रधान है तो उस गर्म खान पान लीजिए। अगर आप कफ प्रधान है तो सम प्रकृति के लीजिए। पित्त प्रधान है तो ठंडे पदार्थों को लीजिए, और अगर पित्त प्रधान है तो आप ठंडे को लीजिए, और अगर आप वायु प्रधान है तो सामान्य अवस्था। चीजों का अलग अलग व्याख्या कर दी गई है। और जीवन के अगर हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को उच्च स्थिति में लेके जाना है, हेलो जी, तो उसके लिए हमें चौतरफा तैयारी करनी पड़ेगी। हर जगह आसन प्राणायाम हो रहे हैं, दुनिया करा रही है, और अब तो घर घर में योग के शारीरिक पक्ष का बहुत ही ज्यादा प्रचार हो गया है। और फिजिकली तो हम लोग फिट हैं, अमूमन लोग फिट हो रहे हैं, और हम ये कहें कि लोग नहीं हो रहे तो ऐसी बात नहीं है। रही बात
मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। इस पहलू को हम कैसे पकड़ेंगे? जीवन शैली रद्दो बदल द्वारा। जीवन शैली को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसको बदल नहीं सकते। पूरी दुनिया इस समय भारतीय मूल्यों की तरफ आ रही है और भारतीय समाज पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी विचार, मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ भाग रहा है। चीजों को जब तक हम सही रूप से सही जगह पर स्थापित नहीं करेंगे तब तक उनको नियंत्रित करना और व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाएगा। कोविड की बात करें तो आसन और प्राणायाम की बात करें, लाइफस्टाइल वाली बात, कि हम लोग आयुष मंत्रालय ने बहुत सारे आसनों की एक पूरी श्रृंखला दे दी है, एक लिस्ट पकड़ा दी है कि इसे कीजिए, इससे आप ज्यादा अधिक फिट रह पाएंगे। प्राणायाम वाली बात है कि हम किस प्रकार कर पाएंगे। जो जिंक ऐसा एक पदार्थ है, एक ऐसी, तो हिंदी में बोलूंगा, एक ऐसा तत्व है कि जो हमारे एंटी एजिंग होता है और बीमारियों से लड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जिंक किस प्रकार हमारे शरीर में जाए इस प्रकार की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जिंक हमारे खान पान में बहुत कम चीजें मिलता है, खासतौर शाकाहारी खानों में तो बहुत ही कम मिलता है, तो हम उसको सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। दूसरा, विटामिन सी नेचुरल, जो हमारे फल हैं, सब्जियां जिनमें विटामिन सी है, उनका है नहीं, टमाटर है, नींबू है, इत्यादि जिन चीजों में विटामिन सी का अधिक मात्रा में वो लेना चाहिए हमें। पंपकिन सीड, सीताफल के जो बीज हैं वो हमें इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। तो न केवल हम कहें कि दालचीनी ले लें या फिर लौंग, बहुत अच्छी चीजें पर गर्म भी है, हमें उन चीजों को साथ साथ लेना पड़ेगा जो हमें इम्यूनिटी बूस्ट कर रही हैं, हमें स्वस्थ रखने में सहायता कर रही हैं और हमारे शरीर को अन्य विकारों से बचा के भी रख रही हैं। पित्त विकार नहीं बढ़ा रही, वायु नहीं बढ़ा रही। और लाइफस्टाइल के लिए देखिए, में कहा गया है कि अत्याहार प्रयास से नियम जल संघ, बहुत अधिक खान पान, बहुत अधिक मेहनत, शारीरिक या मानसिक मेहनत करना, बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक संकल्प विकल्प करना, बहुत अधिक मन की चंचलता, अत्याहार प्रजल्प नियम का जनसंघ से बहुत अधिक लोगों से मिलना जुलना, ये आपके जीवन, योग मतलब जीवन को तहस नहस करते हैं, बाधित करते हैं। और इसके साथ ही कहा गया है कि किस प्रकार की चीजें हैं जो हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाती है, योग को हमारे जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित करती हैं। उत्साह, साध, धैर्य, तत्व, निश्चय, सर्व योग प्रसिद्धि। उत्साह हो जीवन के अंदर, मन को उत्साहित करना चाहिए, उत्साह, साहस हो, चीजों को करने के लिए साहस मन में हो, उत्साह, साहस, धैर्य हमारे जीवन होना चाहिए। चीजों की सही समझ हो, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व का निश्चय, किसी चीज को हम पढ़ने की ठान लें तो उसके लिए हम तत्पर रहें। और बहुत अधिक लोगों का त्याग, बहुत अधिक संगठनों में बहुत अधिक लोगों से न जुड़ना, ये हमारे जीवन को प्रसिद्धि की ओर ले जाते हैं, उच्चता की ओर ले जाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है इसमें, देखिए बहुत सिस्टमैटिक भी नहीं बता पा रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के कभी आयोजन में बोलना होता है तो मेरे दिमाग में योग की शास्त्रीय व्याख्याएं चलने लगती हैं। चूंकि मैं काफी समय तक आयुष मंत्रालय के योग विभाग में रहा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर मनोविज्ञान विभाग के अंदर काफी साल मैंने काम किया, तो वैज्ञानिक पक्ष भी आते हैं, व्यवहारिक पक्ष भी आते हैं, योग शास्त्रीय पक्ष भी आते हैं, और किस प्रकार हम चीजों को खाली शास्त्रीय नहीं बल्कि व्यवहारिक स्तर पर किस प्रकार हम चीजों को इम्प्लीमेंट करें, इसकी ओर भी ध्यान जाता है। तो चीजों को हमें उचित आहार, उचित रहन सहन, उचित आचार विचार, उचित की व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इन चीजों को तीनों को जब हम एक साथ लेकर प्रयास करते हैं तब चीजें हमें ज्यादा फलीभूत होती हैं, ज्यादा स्वास्थ्य, सही अर्थों में स्वास्थ्य निर्मित होता है
बिल्कुल। और हम सही अर्थों में स्वस्थ हो पाते हैं। जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्केट में इतनी चीज़ें आ रही हैं कि हमको ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस चीज़ का हम सेवन करें, किस पर विश्वास करें। और दूसरा, जो अभी गर्मी का मौसम आया, तो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको काढ़ा पीना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कभी वो काढ़ा पीता है तो उसको गर्मी महसूस होने लगती है ज़्यादा। तो जो आपने अभी बताया कि कभी जो पित्त का मरीज़ है, वो पित्त के हिसाब से काढ़ा लेगा, या जो उसका शरीर जिस हिसाब से एडजस्ट करता है, उसको उसी हिसाब से इन सब चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। तभी वो हमें स्वास्थ्य में वृद्धि कर पाएँगे। जी, जैसे मैडम गिलोय है, गिलोय ठंडा होता है, बिल्कुल। गिलोय बहुत ही ठंडा होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। धनिया का बीज, धनिया सीड्स होते हैं, वो बहुत ठंडा होता है, वो उपयोगी है, वो भी शुद्धि करता है, पाचन संबंधी विकारों को दूर करता है, अन्य अन्य बहुत सारी चीजें हैं। और और जब सर भी ऐसा हम होता है ना कि जी सब जब तनाव होता है ना, तो उस समय कुछ नहीं सोचता कि हम क्या बिल्कुल लें बिल्कुल या न लें। बिल्कुल एक चीज व्यक्ति लेता है, फिर उसको छोड़ता है, फिर दूसरा लेने लगता है, फिर दूसरा असर नहीं करता, तो फिर वो सोचता है क्या करें। तो जो बताता है वही व्यक्ति करने लगता है। इसलिए धैर्य की बात कही गई है ना कि थैंक यू सर धैर्य वेरी रखें। मच सर। जी सर, थैंक बिल्कुल यू। सर। धैर्य बहुत जरूरी है। हमारे साथ हैं श्रीमती संध्या जी, जो कि दाऊदियाल में प्रवक्ता है फिजिकल की। मैं उनसे निवेदन करूंगी। पवन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे नमस्कार। श्रीमती संध्या चतुर्वेदी जी। संध्या जी हमें योग के कुछ आसन और सूर्य नमस्कार दिखाएंगे और सिखाएंगे।
हेलो, संयोगिता जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? बिल्कुल, आप संध्या जी से कह रहे थे, हाँ मैडम, सुन रहे हैं हम आपको। कोई बात नहीं, आपसे शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन मैडम, नमस्कार। आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी, थैंक यू। जैसे कि आप अभी हम सुन ही रहे थे कि इंडियन योग ट्रस्टी है जो सेक्रेटरी है, उन्होंने बहुत ही अच्छी संयोगिता तरह से मैम ये जी, मैं बताया। बता दूं, संयोगिता मैम इंडियन योग ट्रस्ट में कोऑर्डिनेटर है और फिरोजाबाद में। आपका मैम बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी, और उस तरफ से सभी लोगों का। मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस प्रकार हम अपने जीवन को, जैसे कहा गया कि जीवन को बहुत सुदृढ़ बनाने के लिए हम आचार विचार सभी चीजों को अपनाते हैं, कभी कभी ये लगता है कि हम चीजों को अपनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शायद व्यवस्थाएं हमारे साथ नहीं होती, या कहिए कि हम जीवन में उन उतार चढ़ावों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो कि हमें उस चीजों को अपनाने के लिए हमें फोर्स करना चाहिए, जो अंदर से हमारी जो ये कहिए कि आत्मबल है वो हमें कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। क्यों कर देता है? कि हम मानते बहुत चीजें, क्या हम योग दर्शन को बहुत मानते हैं, योग करने वाली क्रियाओं को बहुत अपनाते हैं, लेकिन क्या है कि हमारी खुद की जीवन, जो कि अभी शशि मोहन शर्मा जी बोलना चाह रहे थे कि हमारी जो खुद की जीवन शैली होती है, अगर हम उसमें सुधार करें तो शायद हम बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को निर्वाह करते और योग के माध्यम से करते। अब योग को तो सभी कहते हैं कि युज मतलब जोड़ना, यानी हमारे जीवन को जोड़ने का काम करता है। किससे करता है? हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों को जोड़कर वो हमें एक ऐसा बल प्रदान करता है जिससे हम अपने जीवन में सुचारू रूप से अपनी गतिविधियों को संपन्न करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी प्रकार से शुरुआत इसलिए की थी कि भारतीय पृष्ठभूमि में पाश्चात्य और आध्यात्मिकता, यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा संचार किया कि योग को जितना बढ़ावा दे सके हम उतना दे सके सभी चीजों में। यानी कि उन्होंने विशेषकर युवाओं पर भी इसीलिए जोर दिया था ताकि हम जो आज की परिस्थिति समय आप कह रहे हैं कि कोविड-19 ये देखा गया है कि हम जितना ये सोचते हैं कि युवाओं में अब ये बल ज्यादा है, वो उस चीज को सह सकते हैं, अहमियत बहुत अच्छी है उनकी, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे, जो अभी लेटेस्ट मामला आज सामने आया अर्पित उसका अपूर्व शर्मा जी का, तो उसमें भी यही देखा गया कि वो कितना अच्छी तरह अपनी उम्र के हिसाब से काफी जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे, लेकिन पता नहीं चला, एक नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, लेकिन उनकी अमीरी ने उनका साथ छोड़ दिया। तो योग हमें उस इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक ऐसा माध्यम बनता है जिससे हम शायद आने वाली सिचुएशन हो या पूर्व में निकल चुकी हो उसमें अपने को और आने वाली से जो हमारी आने वाली कंडीशन से उसमें बचाव प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये कहा भी जाता है कि हम जब योग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो हम एक सिंपल वक्तव्य के लिए कि योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्ष भक्ति ध्रुवम योगपि ज्ञानम हीनम न शमो मोक्ष कर्मणि। यानी कि अगर हम योग को करना चाहते हैं तो योग के बिना हम ये कहते हैं कि मोक्ष हमारा हो नहीं सकता, मोक्ष हम आ नहीं सकते। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब हम यानी कि हम जब जानते नहीं है कि क्रियाओं को किस प्रकार करना चाहिए, तो शायद वो जो हम मोक्ष की अपेक्षा करते हैं कि हमें प्राप्त होगा, कि हम उसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, वो भी सही रूप में हमें प्राप्त नहीं। चाहे हम कोई भी क्रिया करें, योग के विभिन्न आसन शुरुआत करते हैं ध्यान से और जाते हैं आसन तक, जरूरी तो हमारे लिए दोनों चीजें हैं, क्योंकि ध्यान नहीं होगा तो आसन तक पहुंचने में समझता नहीं होती हमारी। तो ये जो चीज है, हम उस ध्यान को लेकर सबसे पहले क्या है, कंसंट्रेशन हमारी उस चीज पर होनी चाहिए जहां हमें अपनी उपलब्धि हासिल करनी है। आज के विषय में हम ये कहें कि जिस तरह से परिस्थितियां हमारी बदल रही है कि हम रोज किसी न किसी जुकाम का
शारीरिक दुर्बलता का या रक्त अल्पता का, यानी कि हमारी काफी ज्यादा ब्लड की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिली है, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होती है, ये सभी जब हम देखते हैं तो सभी क्रियाओं में सबसे क्या होती है कि यही देखा जाता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। लेकिन क्या सच में इम्यूनिटी वीक है? इम्यूनिटी को बढ़ाना हमारे हाथ में है। वो चीजें हम कर सकते हैं नॉर्मली। अगर जैसे हरी सब्जियां मना कर दी जाती है कि नहीं खाइए, हरी सब्जियां बच्चों को पसंद नहीं आती, तो क्या हम उस चीज का सेवन अगर करें तो क्या दूर नहीं होता? वो सब चीज हो सकती है, बस बात है हमें खुद को लगाने की। आज बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हमारी जो नोजल पावर है, यहाँ पे हमारी जो नाक की जो छिद्र है उनके अंतर्गत वायरस का इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। हमारी आंखों में सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है, जिसकी वजह से वायरस हमारे ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम कुछ चीजों को अपना लें, यानी कि विद गाइडेंस, हम पहले ये सबसे बड़ी बात कह देते हैं कि किसी ना किसी के परामर्श और गाइडेंस के अंतर्गत हमें कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए। आए दिन हमें दिखाई देता है कि सूत्र नीति करिए, जल नीति कीजिए। इन चीजों को करने से क्या है, आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से उन चीजों से जो हमारे ऊपर वायरस इफेक्ट करते हैं या बाहरी वातावरण से हमारे अंदर जो कमियां आती हैं उनसे हम निवारण पा सकते हैं, समाधान मिल सकता है। लेकिन ये समाधान, अब ये सोचिए हम प्रतिदिन घर में पूजा करते हैं तो कभी कभी कहा जाता है कि शंख बजाना, कुछ लोग मानते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कि शंख बजाना अच्छा नहीं होता है, घर में शंख नहीं बजना चाहिए। लेकिन शंख की महत्वता कितनी होती है? अगर नॉर्मल व्यक्ति भी एक प्रयास के अनुरूप शंख बजाना सीख लेता है तो उसकी सबसे ज्यादा श्वसन क्रिया, उससे इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी श्वसन क्रिया खुल जाती है, हमारे फेफड़ों में उसका ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छा होता है, और जो हमारे अंदर बाधित करने वाली, हमारी नलिका के अंदर बाधित करने वाली जो थोड़े से सिम्टम्स कहीं से आते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो। ठीक है, प्रयास की बात है, प्रयास को अगर आप करें तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं उस चीज को। और हमारा जस्ट ये कह लीजिए कि एक निस्वार्थ भाव से, अभी तक तो जितनी भी क्रिया उसने की है निस्वार्थ भाव से हमारा संजय योग ट्रस्ट इस उपलब्धि को हासिल करने में लगा हुआ है। और आयुष मंत्रालय की तरफ से भी काफी उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और इस प्रोत्साहन में ये कह लीजिए कि हम मूल कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिकता को जगाने के लिए पहले शारीरिक बल को प्रबल बनाइए। तो यहाँ रोगों के प्रति जागरूकता, रोगों से निवारण के लिए योग में क्या क्या भूमिकाएं होती है, वैसे तो पवन जी भी है शामिल इसमें, बहुत अच्छी तरह से उस चीज को बताएंगे कि रोगों के साथ हम किस तरह से किस आसन को इसका जोड़कर या खान पान को जोड़कर हम इस प्रकार से बहुत अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर कहें कि योग का मूल दर्शन होता ही क्या है, तो हमारे शरीर में से जो अलग अलग व्याधियां यानी कि जो दुष्प्रभावित करने वाली चीजें होती है, रोग बनाने के कारण होते हैं, उनको निकालकर हमें समाधानों को प्राप्त करना होता है। तो उन समाधानों को प्राप्त करने के लिए अगर हम कहें तो सबसे अच्छा साधन बनता है योग, जो हमारी तनावों को, हमारी बीमारियों को, सबको दूर करने का एक हमें रास्ता देता है। एक शब्द सुनते हैं मेडिटेशन, सुनते क्या है, हम तो ये सोचते हैं कि अगर मेडिटेशन करना हम सीख जाए बहुत अच्छी तरह से तो शायद हमें किसी और चीज की जरूरत कभी ना पड़े। एक विद्यार्थी के जीवन में तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा भाग होता है, और इस भाव को हम अपनाने के लिए कहते हैं कि दिन रात हम खुद भी बैठते हैं तो हम ध्यान आंख बंद करके बस ये सोचते हैं, हमारा ध्यान लगता है। तो क्या ये क्रियाएं हमारे लिए पॉसिबल होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों के लिए प्रयास करते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है? प्रयास। तो उन प्रयासों को करने के लिए जब हम अपने आप को लगाते हैं तब हमारे जीवन में योग के लिए बहुत सारी क्रियाएं अपने आप चालू रूप से चलने लग जाती है। क्योंकि योग क्या होता है, इट्स कनेक्शन ऑफ बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जब हम माइंड और बॉडी की बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि हम एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं, जो आजकल हमारे लिए ये जो वर्ल्ड योग डे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ये क्या होता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है नो अबाउट द स्पिरिचुअल
थिंग्स बाय योगा। योगा कैसे ऐसा होता है कि हमसे योग कहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश में होती है तो ए लगाकर योगा पे ही आता है। तो स्पिरिचुअल थिंग्स क्यों कहा जाता है? स्पिरिचुअल चीजों को प्राप्त करने से क्या है, कहीं ना कहीं हमें शांति। तो अगर इन चीजों को हम लेकर चले तो अगर इन चीजों में मेडिटेशन की बात अभी मैंने की, तो मेडिटेशन में क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा क्या होता है, हमें परेशान करने की चीज होती है स्ट्रेस। आजकल कुछ भी नहीं करें लेकिन फिर भी हमें स्ट्रेस शब्द का प्रयोग और स्ट्रेस सुनने को बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? छोटी छोटी चीजों का तनाव होना स्वाभाविक हो गया आजकल। तो इस स्वाभाविकता को अगर हम देखें तो जनरली क्या होता है, स्ट्रेस बिना आपके खुद के, यानी जब तक आप अपने दिमाग को संतुलित नहीं करेंगे तब तक उससे हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। तो ये बचाव केवल और केवल मेडिटेशन के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है कि स्ट्रेस का थोड़ा सा भी हमने उस टेंशन को लिया तो हमारे ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आई, ब्लड प्रेशर हुआ तो अन्य रोग अपने आप ही कैच करने लग जाते हैं हमारी बॉडी। वीकनेस होगी तो हमारे के अंदर ब्लड की कमी होगी तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ती जाती है। तो क्यों ना हम उस चीज को एक पहले स्टेप से ही दूर करने की कोशिश करें। हमारे दिमाग को जो मेडिटेशन होता है बहुत पावर देता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर में तो बहुत आरामदायक, ये कह लीजिए कि हमें आराम देता है। सिंपली हम जब देखते हैं कि हमारे विचार, हमारे क्रियाएं क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको जब आपको पेट विकार होता है तो फिरोजाबाद हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, या हम ये कह सकते हैं अन्य कोई क्षेत्र का, तो यानी कि कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वहाँ पे क्या है, पेट संबंधी विकार, तो पेट में प्रॉब्लम्स होती है। क्या है, यहाँ से नाक से कहीं कुछ भी अंदर गया तो कहाँ जाएगा? सीधा पेट के अंदर। तो पेट के अंदर जाने से क्या है, थोड़ा सा भी अपच हुई, अपच होने के कारण परेशानी हुई। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग निवारण के लिए खाद्य पदार्थ बने हुए हैं, हमारी डाइट सिस्टम रूटीन किया हुआ है, लेकिन सभी में अगर एक छोटी सी क्रिया जिसको कुंजन कहते हैं, कुंजन की क्रिया अगर हम कह दे तो सुना सबने होगा, और ज्यादातर क्या है कि सुनने में मिल जाता है। बहुत आसानी से की जाने वाली क्रिया है, जिसमें अगर आप किसी को गाइडेंस में नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। क्या है, उखड़ू बैठ के 90 डिग्री आपका बॉडी, तो ये नहीं चाहिए कि 90 डिग्री की आपकी एंगल जरूर हो, चाहे आप चाहे कैसे भी बैठे, चाहे अभी सीधे हम भी बैठे, सीधे बैठे, झुककर या किसी भी अन्य तरह से बैठेंगे तो आपकी बॉडी पोस्चर हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आप सीधे बैठकर गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं, नमक का, तो जितना पी सके आप उसे पीजिए। लेकिन जैसे क्रिया है, अगर आप विस्तार से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कहीं भी, लेकिन बस कंडीशन यही होती है कि आपने जब ये क्रिया की है उसके बाद कहीं ना कहीं आपको शुद्ध देसी घी का सेवन करना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ स्नान आदि प्रक्रिया आपकी 1.5 से 2 घंटे बाद की। ये नहीं कि आप सुबह कुंजन करने वैसे जितना होगा तो सुबह ही होता है कि आप सुबह खाली पेट इस चीज को करें, लेकिन ये नहीं कि आपने किया और आप स्नान करने चल दिए। तो क्या है, हम तो रोग को दूर करने की जगह है, लेकिन ये रोग दूर न होने की जगह आपको और रोगों को बुला देता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं की। तो ये जो जलनेती क्रियाएं हैं, सूक्ष्म की है, धोती क्रिया है, ये सब क्या है, हमारे शरीर को स्वच्छ रखने का कार्य। तो विस्तार में जाने के लिए तो ये है, मैंने पहले ही कह दिया कि विस्तार में जाने के लिए तो बताने के लिए हमारे पवन जी बैठे हैं और इंतजार है। उसी हिसाब से आप ये देखिए कि हम अगर बात कर रहे हैं कोविड-19 हर जगह सुनने को मिल रहा है। ठीक है, आपको कुछ संयम रखना है। संयम शब्द एक ऐसा है कि संयम चाहे आपको बाहर जाने में हो, चाहे चटपटी चीज खाने में हो, चाहे घर में रहने कर भी अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में, संयम शब्द का प्रयोग आप विधि से करें। श्वास की प्रक्रियाएं हमारी जो बाधित हो रही है इस समय लगातार क्या है, गर्म हवा बाहर है
अंदर कूलर है, ये सभी चीज है, तो हमें क्या है, ये हमारी नजर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हमें जुकाम, खांसी, लगातार गले में खराश, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमें ऐसे तैयार हो जाते हैं कि कहीं ना कोरोना से ग्रसित तो नहीं है, आ जाता है दिमाग में, ये स्वाभाविक है आजकल। तो क्या हम कुछ, जैसे अभी शशि जी ने कहा कि गिलोय का सेवन बहुत अच्छा है, आप दिन में प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम आप गिलोय का सेवन करिए, केवल गिलोय का कर ले, काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सेवन कर लीजिए। कुछ नहीं है तो अपने चाय में, अगर जैसे चाय पीते हैं तो आप थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग वगैरह का प्रयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा सेवन है, होता है, उससे फायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। प्राणायाम की क्रियाएं आप कीजिए, इसमें अनुलोम विलोम है, कपालभाति शुद्धि क्रिया के अंतर्गत है, आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कीजिए, आप उज्जाई कीजिए, अपने नाक को और पेट की क्रियाओं को थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। जीतू जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम अगर इन छोटी छोटी चीजों का इन परिस्थितियों में अगर ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद। सर ने भी और आपने भी दोनों ने ही संयम की बात की। धैर्य से हम सब कुछ जीत सकते हैं। और जो आपने विद्यार्थियों के लिए बताया कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, वो वाकई में कि विद्यार्थियों को मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे एकाग्रता आती है और एकाग्रता से कई गलत चीजें हम छोड़ पाते हैं और एकाग्रता से हमारा मन, चित्त सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। तो जो हमारी अनैतिकता की ओर जो अग्रसर हो रही है युवा पीढ़ी, उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सर ने भी जैसे कहा कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रही है संस्कृति, जो हम लोगों का रुझान है वो उधर बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग वापस अपनी संस्कृति की ओर झुकाव ला सकते हैं। और वैसे बहुत कुछ जो अभी कोविड-19 में हम लोग भारतीय संस्कृति को वापस अपनाने लगे, हाथ धोने लगे, बाहर ही दरवाजे पर ही हाथ पैर धोने लगे। अगर याद करें तो हम पुरानी पिक्चर्स जो देखते हैं तो उसमें देखते थे कि दरवाजे पर एक बाल्टी और लोटा रखा रहता था और वहां पर व्यक्ति हाथ मुंह धोने के बाद अंदर घुसता था। तो वही दौर वापस इस समय में लौटा और सभी ने भारतीय संस्कृति को वापस अपनाया। तो आगे भी हम लोग सभी यही अपेक्षा करते हैं कि मूल्यों में भी और जो और मूल्य हैं उनमें भी हम सभी वापस भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए पुरानी संस्कृति अपनी वापस लाएंगे और फिर से हमारा भारत स्वर्णिम युग फिर से आए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ, नई चीजों को अपनाना जरूरी होता है, लेकिन क्या है, हम अपनी अगर पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाएंगे तो शायद वो जो हमें मिलना है वो बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो नई और पुरानी दोनों में ऐसा मिक्सचर कीजिए कि हमारा काम हो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना है, परंतु उतना ही अपनाना है जितना जरूरत है। हाँ, उन्होंने सभ्यता को आध्यात्मिकता के साथ पूरा मिला दिया। अभी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी भी हमारे भारतीयों को यही बोल रहे हैं। जी सर, अपने हुनर पर हम लोग काबिलियत रखें और हुनर पर जज्बा करते हुए हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित ही हम लोग सक्सेस होंगे जीवन में। हम आमंत्रित करते हैं पतंजलि योग ट्रस्ट हरिद्वार के योग प्रचारक श्री पवन जी का। आपका सर हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम, नमस्ते सभी को, हृदय से वंदन। आप सभी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर, नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक सभी तक? आ रही है सर, आ रही है जी। तो अभी हम सभी इस विषय पर बात कर रहे थे कोविड-19 के संबंध में, ठीक है। तो क्योंकि हम पिछले लगभग कई महीनों से लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन से पहले जो हमें एक माहौल हमारे यहाँ पर बना महामारी का, उससे हमें काफी ज्यादा नुकसान तो हुआ ही है, हमारे पूरे भारत को, प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अभी जब तक हमारे सामने ये ऐसा समय हमारे
आया और इसमें ऐसी बीमारी हमारे सामने आई जिस बीमारी का कभी हमने नाम नहीं सुना था, कभी हमने कभी देखा नहीं था, और बीमारी ने हमें ऐसा पीड़ित कर दिया कि हम अपने सारे जीवन दैनिक चर्याओं में भी भयभीत रूप से जीने लगे हैं। तो आज हम इस स्थिति को देख करके आगे भविष्य को कैसे हम सुलभ बना पाए, जिससे भविष्य में हम स्वस्थ रह करके अपने जीवन को यापन कर सकें, ऐसे कुछ जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो योग और आयुर्वेद इन दोनों का हमेशा से संगम रहा है, दोनों का साथ रहा है कि अगर आप योग करते हैं तो आयुर्वेद का भी पालन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेद का पालन करते हैं तो भी आपको योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर केवल आप योग करते हैं और आयुर्वेद का सेवन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको योग से लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर दोनों को मिलाकर के आप अगर अपने जीवन की दिनचर्या में रखते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो वैसे ही अगर आप योग करेंगे, आयुर्वेद का पालन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लाभ मिलेगा, लेकिन योग के साथ आयुर्वेद को लेकर के चलें तो आपकी दिनचर्याएं, आपका जीवन, आपका शरीर, आपका एक मन मस्तिष्क, आपका सारा एक अच्छा सिस्टम काम करेगा बॉडी का, और आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि आज हम बात करते हैं, जैसे अभी शशि मोहन जी ने और हम जी ने बात कही थी पाश्चात्य सभ्यता की, तो स्वामी विवेकानंद जी बात कहते थे, उसको सत्य कहते थे कि हमें पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना है, लेकिन उतना ही अपनाना है जितनी हमें जरूरत है, लेकिन अपने मूल को नहीं भूलना है। और हमारा मूल है योग और आयुर्वेद, क्योंकि योग और आयुर्वेद हमें हमारे ऋषियों ने दिया है, और हमारे ऋषियों ने यहाँ से जाकर के पूरे विश्व को दिया। जहां जहां योग की जरूरत पड़ी, आयुर्वेद की जरूरत पड़ी, हमारे ऋषियों ने वहां वहां जाकर के योग और आयुर्वेद को फैलाया, और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो लोग हमेशा स्वस्थ रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ समय पहले का एक आंकड़ा देना चाहूंगा। जब ये आंकड़ा मिला कि योग करने वाले पूरे विश्व में कौन सा देश ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा देश योग करता है, या यूं कहें कौन सा देश आयुर्वेद को ज्यादा पालन करता है, तो अमेरिका सबसे प्रथम स्थान पर पाया गया था। और हम अपने भारत की अगर बात करते हैं तो हमारा भारत तो उस आयुर्वेद में भी सबसे पीछे पाया गया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आयुर्वेद को नहीं अपनाया, क्योंकि हमने आयुर्वेद को ये समझ लिया कि आयुर्वेद कुछ नहीं है, आयुर्वेद से कुछ नहीं होता, ये तो केवल पुरानी बातें हैं। पुराने जमाने में जब मेडिसिन नहीं थी तो उस समय कर लिया करते थे, लेकिन आज जो मेडिसिन है इससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। जितनी मेडिसिन है, मेडिसिन अक्सर हमने देखा है, मेडिसिन को उसी समय खाया जाता है जब हमारे शरीर में कोई भी दवा, हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, कोई भी पीड़ा हमारे शरीर में हो रही हो, उसी के बाद हम एलोपैथिक जितनी मेडिसिन है उसके बाद हम सेवन करते हैं। लेकिन आयुर्वेद वो औषधि है, योग वो औषधि है जिसको अगर हम पहले से ही सेवन करते जाएं, पहले से ही इसका हम अभ्यास करते जाएं, तो निश्चित तौर पर हम भविष्य में हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, बीमारियों से हम बचते रहेंगे। तो इसी का अगर हम आधार बना लेंगे अपने जीवन का कि योग ही आधार है, आयुर्वेद ही हमारे जीवन का आधार है, तो कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, या कहीं कोई भी आपके जीवन का हादसा ही क्यों ना हो, वो भी आपको आपके पास आने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है कि युवाओं में आत्मबल की शक्ति बहुत कम होती जा रही है। अगर थोड़ी सी उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो समस्या से सामना न करने की बजाय अपने आप को ही खत्म करना उचित समझते हैं। हमने कहीं देखा है, वर्तमान में भी ऐसा एक हादसा चल रहा है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें देखना चाहिए क्या युवाओं को अपना जीवन खत्म करके भविष्य को हम अच्छा बना पाएंगे? क्या हम किसी देश को अच्छा बना पाएंगे? हम किसी भी देश के हों, लेकिन हम उस देश के एक भविष्य हैं, और उस भविष्य को मजबूत होना चाहिए, जड़ से मजबूत होना चाहिए, शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मन से पवित्र होना चाहिए, विचारों से सात्विक होना चाहिए। जब हम इस आधार पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन की उन्नति कर पाएंगे, और अपने जीवन की उन्नति के साथ साथ हम उस राष्ट्र की भी उन्नति कर पाएंगे। अब यूं कहें कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं, और भारत में रह करके भी अगर हम योग न करें तो गलत बात है, क्योंकि योग ही हमारे भारत की ऋषि परंपरा है, हमारे पूर्वजों की देन है। हम हर एक चीज को अपनाना चाहते हैं, लेकिन योग से दूर रह करके हम अपने जीवन को सुलभ नहीं बना सकते। तो मेरा आप सभी उन युवाओं से मेरा विशेष रूप से आग्रह रहता है
क्योंकि मैं भी युवा हूँ, तो मेरा युवाओं के लिए मैं हमेशा उनको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जब मुझसे जुड़ता है तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप योग कीजिए, आयुर्वेद का पालन कीजिए और भारतीय संस्कृति को मत छोड़िए। आप भले ही पाश्चात्य सभ्यता का अपने जीवन में दिनचर्या में लेके आते हैं, पाश्चात्य सभ्यता को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय के अनुसार हमें बदलना भी चाहिए, समय के साथ हमें चलना भी चाहिए, लेकिन अपने मूल को नहीं भूलना है। हमारा मूल है भारतीय योग पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय संस्कृति को अपना करके अपने जीवन का निर्माण करना। क्योंकि अभ्युदय और निःश्रेयस, अगर इन दो पहलुओं को हम अपना लेंगे अपने जीवन में, अभ्युदय और निःश्रेयस, आध्यात्मिक और भौतिक, तो हम अपने आध्यात्मिक अर्थात अपने अंदर से मजबूत तो बना के रखेंगे ही, साथ ही साथ हम भौतिक उन्नति भी कर पाएंगे। जो हमारा भौतिक ज्ञान है, आज के जो विज्ञान है, इस विज्ञान के साथ भी हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहीं भी अपने आप को कमजोर, हताश महसूस नहीं करेंगे। सर्व विकास हम अपने जीवन का कर सकते हैं। तो आज कोविड-19 जो हमारा वायरस हमें घेरे हुए है, इससे बचने के लिए मैंने काफी लोगों को उपचार भी बताए हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप आयुर्वेद का पालन करते हैं, क्षमा कीजिए, अगर आप आयुर्वेद का पालन करते हैं तो आयुर्वेद में हमें करना क्या है कि मैं आदरणीय हमारे बड़े भ्राता जी है शशि मोहन जी, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने सत्य कहा कि हमें अपनी बॉडी की प्रकृति, हमें अपनी बॉडी का, शरीर का प्रकृति देखना है कि हम बात प्रधान ज्यादा है कि पित्त प्रधान ज्यादा है, कफ प्रधान ज्यादा है। तो प्रत्येक व्यक्ति शरीर से किसी न किसी प्रकृति में प्रधान ज्यादा रहता है, कोई बात में, कोई कफ में, कोई पित्त में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कार्य करके लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ज्यादा कार्य करेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि हम पता कैसे करें कि कफ दोष ज्यादा है, कि बात दोष ज्यादा है या पित्त दोष ज्यादा है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ से ऊपर कोई समस्या है, गले से लंग्स से ऊपर अगर कोई समस्या है तो आपको कफ प्रदान ज्यादा है, और यहाँ से लेकर के अगर नाभि से नीचे तक तो आपकी कमर तक अगर कोई ज्यादा समस्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको पित्त प्रदान ज्यादा है। और वहां से अगर नीचे या आप यूं कहें कि पूरी बॉडी में पेन होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको वात प्रदान ज्यादा है। तो एक सामान्य रूप से मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। जी, ये सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसके अलावा वैसे इन वात पित्त कफ को हम कई प्रकार से और भी गहराई से जान सकते हैं, अपनी नाड़ी के द्वारा भी जान सकते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से आप पहचान सकते हैं। कोई व्यक्ति इतने पहचान सकता है कि यहाँ से ये है तो ये वाला हमारे लिए दोष है, और यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला दोष है, यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला दोष है। इसके आधार पर आप अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं, कोई भी काढ़ा बना करके उसके अनुसार आप ले सकते हैं। और जो गिलोय की मात्रा है, गिलोय और तुलसी की मात्रा और थोड़ी सी हल्दी की मात्रा, कोई भी आप काढ़ा बनाते हैं इस वायरस को खत्म करने के लिए या कोई भी वायरस से आप लड़ने के लिए, अपने इम्यूनिटी को सिस्टम ठीक करने के लिए आप प्रत्येक काढ़े में 1 से 2 ग्राम हल्दी का सेवन अवश्य करें। अगर हल्दी उसमें प्रयोग करके लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में काम करने वाला नहीं है। तो अगर होगा तो बहुत जल्दी खत्म ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप योग करेंगे, योग के साथ साथ अगर आप आयुर्वेद का पालन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सभी युवा अगर इस चीज को अपना लें, तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे देश का एक एक युवा एक ठान ले कि मुझे योग करना है, आयुर्वेद करना है, तो निश्चित तौर पर हम अपने भारत को भविष्य में भी स्वस्थ बना सकते हैं। अब आगे हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे आसन जिसको करके आप सभी और जितने भी युवा हैं या बुजुर्ग अवस्था में हैं या बच्चे हैं, अगर इन कुछ आसनों को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो लंग्स हैं ये आपके स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि कोई भी वायरस अगर हमें सबसे पहले घेरता है तो हमारे लंग्स को पीड़ित करता है। क्योंकि कोई भी वायरस, मैंने देखा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, विज्ञान भी मान रहा है इस बात को कि कोई भी वायरस है वो सबसे पहले लंग्स को साइड इफेक्ट करता है, लंग्स को पकड़ के रखता है, क्योंकि वो सारा नासिका से, श्वास के माध्यम से बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं और हमारे लंग्स को दबा लेते हैं।
जकड़ लेते हैं, तो उस तरह को हमें महसूस करना है। तो आज इसके लंग्स को कैसे मजबूत किया जाए, अपने स्टेमिना को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको आसन और कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को आप आसनों के लिए तैयार कर सकते हैं, सहज हो जाएंगे। जिस तरीके से आप बैठ सकते हैं बैठ करके। सबसे पहले हम एक आसन करेंगे बैठ करके, और ये आसन है हमारा वक्रासन। दोनों पैरों को सामने करेंगे, दोनों पैरों को सामने करेंगे और दोनों पैरों को सामने करके राइट पैर को मोड़ लेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट हैंड को पीछे रखें, लेफ्ट हैंड को उठा करके राइट साइड में पैर से मोड़ते हुए राइट साइड में रखें। और अगर आप पैर पकड़ लेते हैं नीचे वाला तो ठीक है, अन्यथा हाथ को इस तरीके से रख लीजिए। हाथ को यहाँ पर रखेंगे और श्वास को भर के पीछे की तरफ छोड़ दीजिए। श्वास करें फिर पीछे छोड़ दें। 10 से 20 सेकंड तक यहां रोक के रखेंगे। 10 से 30 सेकंड तक रोक के रखें। यहाँ केवल अभ्यास करेंगे हम सभी। वापिस दूसरी तरफ से ये सेम अभ्यास, लेफ्ट साइड से श्वास को भर के पीछे छोड़ देना है। इतना ध्यान देना है, श्वास को भर के पीछे छोड़ देंगे। वापिस ये हमें 3 से 5 बार दोनों तरफ से करना है। एक बार और कर लेंगे, दोहरा लेंगे, जिससे कि हमारा अभ्यास और ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए। और अपनी बॉडी को जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें। लंग्स को जितना आप बाहर निकाल सकते हैं, लंग्स को बाहर निकालेंगे। पूरी साइड से करेंगे एक बार और। कहते हैं वक्रासन। लाभकारी है लंग्स के लिए। चलिए अब एक आसन करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथों पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेके जाएंगे। अगर सर आपके घुटने से लग जाए तो ठीक है, अन्यथा यहीं तक रखें। श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस 10 से 20 सेकंड आप रोक के रख सकते हैं। इसमें दोबारा से एक बार अभ्यास और ठीक से करेंगे। वापस वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। अब कुछ आसन करते हैं पेट के बल लेटकर। 2 आसन बैठ करके किए, 2 आसन पेट के बल लेटकर। तो पेट के बल लेट जाएंगे। भुजंगासन। भुजंगासन को करने के लिए आप इस तरीके से लेट लें, पेट के बल, और पेट से लेटकर दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर रखेंगे, कंधे के नीचे। क्या रखें? चेस्ट के बराबर, कंधे के नीचे। और अपनी कोहनियों को पार्श्ववाग से लगा के रखें। श्वास को भरते हुए मोड़ते हुए लंग्स को उठाएंगे। ऊपर खींचे,
वापिस फिर से करेंगे एक बार, श्वास को भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस, फिर से करेंगे एक बार। ये मन को एकाग्र करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। इसे दूसरी तरफ से भी, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा करके ऊपर से बॉडी को उठाना, सामने से चेस्ट बाहर निकल सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापिस, जो धीरे धीरे करते हैं वो सबसे ज्यादा उन्हें लाभ मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए वापिस, भुजंगासन। इसके बाद भुजंगासन के बाद आप इसी में लेट करके करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, पीछे से पकड़ें और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आप पैरों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, धनुरासन। वापस रिलैक्स हो जाएंगे। अब कुछ आसन सीधे लेटकर, दो आसन बैठकर, दो आसन पेट के बल लेटकर, दो आसन पीठ के बल लेटकर। इसमें सबसे पहले आप करेंगे उत्तान आसन। उत्तान पादासन सबसे पहले आप इसमें करें, जो कि पेट के लिए, जैसे भी बहन संयोगिता जी की बात कर रही थी, पेट के लिए, पेट में एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ लंग्स को लिए, लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। और मन की एकाग्रता के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। उत्तान पादासन। यहाँ श्वास को करके रोक के रखें, कम से कम 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक भी आप रोक के रख सकते हैं। जितना देर रोक के रखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट ज्यादा मिलने से। श्वास छोड़ते हुए वापस, दोबारा से हम दोहरा सकते हैं इसे। कम से कम 3 से 5 बार करना है। अच्छा लाभ लेने के लिए 5 से 7 बार करना है। लगातार इसको अगर हम करते हैं, अपनी दिनचर्या में लेके आते हैं इस अभ्यास को, तो इससे फैट भी कंट्रोल होगा। फिर से लंग्स में श्वास को भरेंगे, श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे और जमीन से लगभग 1 से 1.5 फुट ऊपर रोक के रखें। जमीन में और आपकी एड़ियों में लगभग 1.5 फुट का फासला हो, उससे ज्यादा नहीं। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसके बाद हम कर सकते हैं नौका आसन। थोड़ा सा इसी से मिला जुला आसन है नौका आसन। पैरों को जितना उठाया हमने उतना ही हाथों को उठाएंगे और रोक के रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से दोहराएंगे, अभ्यास का ठीक भी हो जाएगा। मन की एकाग्रता के लिए, पाचन शक्ति को कम करने की, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है।
अब इसके बाद हम करते हैं हलासन। दोनों हाथों को अपने पार्श्व के पास रखें और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएं और जमीन के पीछे लगा दें। और अब बाएं करवट से खड़े हो जाएं। जब भी हमें लेट करके खड़ा होना है तो बाएं करवट से स्क्रीन इतना हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम किसी अन्य से करवट से खड़े होते हैं इस तरीके से तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। हमेशा हम बाएं करवट से ही खड़े होना है हमें। अब वापिस आएंगे। अब कुछ आसन करते हैं खड़े होकर के। दो आसन हमारे बैठ करके, दो आसन पेट के बल लेटकर, तीन आसन हमने कराए पीठ के बल लेटकर। अब आसन कुछ करते हैं खड़े होकर के। खड़े होकर के सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली जो अभ्यास है वो वीरभद्रासन। तो हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के पैरों में फासला करें लगभग 3 से 4 फुट का, और अपने राइट पैर को सामने में एंगल चेंज करेंगे। एंगल चेंज करके पैर को घुटने को आप 90 डिग्री पर रखें। श्वास को भरते हुए हाथ को धीरे 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 करेंगे। बस 30 सेकंड तक आप रोक के रखें। दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को भर के रखना है हमें। लंग्स में हम जितनी श्वास भर के रख सकते हैं उतनी श्वास भर के रखें। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को हम कम से कम 3 बार दोनों तरफ से कर सकते हैं। एक अभ्यास और है जो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली है। लंबाई से बढ़ेगी, लंग्स भी हमारे मजबूत रहेंगे, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है ताड़ासन। सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे। धीरे धीरे और बैठ जाएंगे। और बैठ करके आप कुछ प्राणायाम के बारे में बताएं, जिससे प्राणायाम के बारे में जानकारी अगर हम होगी निश्चित तौर पर हम सारे योग के अभ्यासों को भी ठीक से कर पाएंगे। क्योंकि योग में क्या होता है, योग हमारे शरीर का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो ठीक करेगा वो हमारे लंग से ठीक करेगा। हम अपने शरीर में कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, योग करते समय हमारा जो ऑक्सीजन की मात्रा है अत्यधिक मात्रा में और बढ़ जाती है। एक सामान्य रूप से देखा जाए, सामान्य रूप से जब हम श्वास लेते हैं तो केवल और केवल 0.45 ml तक हम श्वास लेते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से लगभग 10 से 15-20 गुना तक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। सबसे पहला और सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली जो प्राणायाम है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो है भस्त्रिका प्राणायाम, अर्थात श्वास को भरना और श्वास को छोड़ना। इसे हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, बैठ नहीं सकते कहीं पर, तो आप बाइक पे चल रहे हैं, बाइक पे चलते चलते भी कर सकते हैं, गाड़ी में चलते हुए भी कर सकते हैं, और पैदल चलते हुए भी कर सकते हैं। करना कैसे है,
लिए प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। जब इसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लंग्स हैं धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में, 2 से 3 महीने में आपके लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, इतनी स्टेमिना मेरे शरीर में पहले नहीं था, तो कैसे आने लगा? क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने प्राणायाम किए तो आपको तुरंत आराम मिल जाए, धीरे धीरे हमें लाभ करेगा, उसे आप लगातार करेंगे। और जो कमजोर है, बीमार है या बुजुर्ग हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास करें, जैसे अभी आपको बताया जा रहा है। 2 से 3 सेकंड में श्वास को भरना, 2 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ना, ये हमारे लिए सबसे सरल और सहज अभ्यास है। इसे कोई भी किसी भी अवस्था में कर सकता है, रोगी भी कर सकता है और निरोगी भी कर सकता है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, मेरे जैसे युवा हैं, सामर्थ्यवान हैं, जिन्हें योग का अभ्यास पहले से है, लगातार करते हैं, तो वो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो आपके शरीर का दूसरा स्टेप है, ऑटोमेटिकली आप देखते रहेंगे। आप बिल्कुल आगे हम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग आप जानते हैं, आपने किया भी होगा। बाईं ओर से श्वास को भरना, दाईं ओर से छोड़ना, दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से छोड़ना। क्योंकि एक अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी और पिंगला पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को हमारे एक्टिव करने का कार्य, हमारी पिंगला पिंगला नाड़ी से श्वास शोषण के लिए हमारी चलती है, तो उससे हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होगी तो हमारा आज्य चक्र जागृत होगा, सहस्त्रार हमारा एक्टिव होगा। और सहस्त्रार जब हमारा जागृत हो जाता है, अच्छा कार्य करने लगता है, तो युवाओं के लिए, युवा युवती जो पढ़ने में इनका मन नहीं लगता, छात्रों का, वो अन्य विषयों में चले जाते हैं, तो सांसारिक विषयों से बचने के लिए हमें अपना आज्य चक्र और हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत करने के लिए अति आवश्यकता है। क्योंकि ये हमारे ज्ञान के लिए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इनको जागृत करना बहुत ज्यादा उपयोगी है। और जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, तो वो निश्चित तौर पर इन विषयों में, इन विकारों में फंसने से बच जाता है। वैसे हमारे लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जागृत मूल चक्र जागृत करना बहुत आवश्यक होता है। स्त्रियों के लिए हमारा जो मणिपुर चक्र है, स्त्रियों को ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों के लिए मणिपुर चक्र, नाभि जो हमारी कुंडली होती है नाभि पर, उस नाभि चक्र को जागृत करना महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। और पुरुषों के लिए जरूरी है कि वो मूल चक्र को जागृत करें। जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो हमारे चक्र हमारा मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र पुरुषों के लिए और मणिपुर चक्र स्त्रियों के लिए, इनको जागृत करते रहिए। जब कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारा मूलाधार चक्र और हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होने लगता है। बहुत सारे आसनों से भी एक्टिव होते हैं, जैसे आपको बताया था पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को लगाना, इससे हमारा मूलाधार चक्र, महिलाओं को अत्यधिक मात्रा में इसका अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 10 से 11 बार महिलाओं को इसका अभ्यास करना चाहिए, तो उनका जो मूलाधार चक्र है वो साथ साथ मणिपुर चक्र भी जागृत होने लगता है। और अगर इस अभ्यास को करते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, इससे हमारा मूलाधार चक्र भी जागृत होगा और नाभि चक्र भी एक्टिव रहता है। श्वास को भर के इस अभ्यास को भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो चक्र है बहुत जल्दी एक्टिव होने लगेंगे। कहीं कहीं आप उसमें बदलाव देखेंगे। सकारात्मक विचारों में रहना है, गलत विचारों में कभी नहीं जीना में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का 2 बार हम अभ्यास करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। बाईं ओर से भरेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे, दाईं ओर से भरेंगे,
बाईं ओर से छोड़ देंगे। बाईं ओर से भरें, दाईं ओर से छोड़ दें। दाईं ओर से भरें, फिर बाईं ओर से छोड़ दें। ये हमारे लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। एक प्राणायाम और कर सकते हैं आप, जो सबसे अच्छा है वो है हमारे लिए कुंभक क्रिया। कुंभक क्रिया में श्वास को भरना है और श्वास को अपने अंदर रोक के रखना है। अब इसमें आप 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो जितना के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार श्वास को जो रोक सकते हैं वो रोक के रखें। इसमें आप जोर जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं होगा, तो कम ही समय रोक पाएंगे। तो आप थोड़ी देर रोक के रखें, जिससे कि आपका धीरे धीरे अभ्यास बढ़े। तो आप लगातार इसका अभ्यास करें, 3 बार करें। चलिए श्वास को भरिए, एक बार श्वास को भरेंगे, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं बैठे बैठे, क्योंकि समय भी हो रहा है। फिर हमें धीरे धीरे सांस को छोड़ सकते हैं। जो ज्यादा देर रोक पा रहे हैं वो उसको बाद में अभ्यास करना है। हालांकि मैं अपने सांस को 2 मिनट 45 सेकंड तक मैंने रोका है, 47 सेकंड तक, लगभग 2.25 मिनट तक मैं अपने सांस को रोक लेता हूँ। लेकिन उसके लिए क्रियाएं अलग होती है। पहले आपको अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करनी होती है। तो पहले आप इसी क्रिया को लगातार करें, सांस को भरें, फिर छोड़ें, फिर छोड़ें। ये लगातार आप 1 मिनट करेंगे, 1 से 2 मिनट करेंगे लगातार श्वास भरने के बाद। अगर आप प्राणायाम को करते हैं तो आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और सबसे अच्छा जो मैंने आपको बताया है ये कुंभक क्रिया, कुंभक प्राणायाम, ये तो हमारे लिए है ही है। अब इसके बाद हम करते हैं ओम का उच्चारण, जिससे हमारे लंग्स मजबूत रहते हैं, हमारी बॉडी का एक एक पार्ट हमारा एक्टिव रहता है, नर्वस सिस्टम से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, हमारे लंग्स, हमारे पूरे शरीर के सिस्टम्स के लिए ओम का उच्चारण करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। और युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए ओम से एकाग्रता भी बढ़ती है, मानसिक संतुलन भी हमारा ठीक रहता है, पढ़ने में भी हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, मन को एकाग्र करने के लिए। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद समापन की ओर। तो ऐसे आप ओम का उच्चारण 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। तो ये आज का जो मैंने अभ्यास बताए हैं आपको, ये सारे अभ्यास आपके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी बढ़ाने के लिए, आपके शरीर में वो स्फूर्ति लाने के लिए, आपके लंग्स को मजबूत करने के लिए है। ऐसे अगर आप कोई वायरस है आपकी बॉडी में, या आपकी वायरस समाज में फैला हुआ है, वातावरण में फैला हुआ है, इन सभी वायरस से आप बच सकते हैं। चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोई फ्लू हो, चाहे कोई बीमारी हो। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी के लिए, मैं सभी विश्व के लिए यही कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम हमेशा सुखी रहें, ईश्वर सभी को सुख दे, समृद्धि दे, सभी को आरोग्य दे, सभी अपने दैनिक जीवनचर्या में आरोग्य में रह करके अपने जीवन को जिए। क्योंकि दुखी आदमी, बीमार व्यक्ति कभी कुछ कार्य नहीं कर सकता है, ना अपने लिए ना ही देश के लिए। हमें अपने राष्ट्र को भी मजबूत करना है और अपने स्वयं व्यक्तिगत अपने जीवन को भी हमें अच्छे से मजबूत करना है, विकास करना है अपने जीवन का। तरीके से हम योग और आयुर्वेद का पालन करते हुए अपने शारीरिक और मानसिक शरीर के स्वास्थ्य को बना के रखें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मुझे सुना, सभी के लिए वंदन। धन्यवाद पवन जी, आपके प्रैक्टिकल वर्क से फिर से जागरूकता उत्पन्न हो गई करने की। और वैसे हम लोग ये देखें कि योग से काफी जागरूकता आई है,
परंतु जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि कई चीजें हम जानते हुए भी नकारते हैं, कर देते हैं। तो वही कुछ ऐसा हो रहा है कि आवश्यकता है योग की, फिर भी हम उसको नियमित रूप में नहीं ला पा रहे। इसका एक कारण है, योग जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं या उनका मन योग में नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं उनका आहार गलत है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। उनका तामसिक भोजन होगा या उनका राजसिक भोजन होगा, वो कहीं ना कहीं सात्विक आहार से, सात्विक भोजन से दूर होंगे। जैसे हमारे भाई ऋषि मोहन जी बता रहे थे, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में वो भी अच्छी तरीके से बता रहे थे कि हमारे शरीर में हमारे आहार का बहुत विशेष महत्व होता है। जिस कैसा हम आहार ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उस तरीके से भी हमें सोचना है योग को, क्योंकि अगर हम योग में जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं, क्योंकि कई चीजें सर जैसे है, पर्यावरण की समस्या है, जल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो जैसे अभी जंक फूड का आया था, तो कई चीजें हम लोग जान रहे हैं कि ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमें इसको नियमितता में लाना चाहिए, हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए, इन चीजों को नहीं अपनाना चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों मतलब हम जानबूझकर भी हम गलती करते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये आगे चल के हमें काफी नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से योग जो है वो निश्चित ही स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहा है। और जो पवन जी ने कहा कि जब हम बीमारी होती है तब हम उस इलाज को ढूंढने के लिए योग करते हैं, तो वो उतना फायदा नहीं देता है। अगर हम उसको नियमित रूप में अपनाएं जी मैडम, शायद कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, जी हाँ मैडम, आ रही है आपके, बीच में ब्रेक हो गया था। जी जी मैडम बोलिए। तो क्या सर मेरा कहना, उसके लिए सर क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं अभी पवन जी ने जो कुछ अच्छे आसनों का अभ्यास करके दिखाया और कुछ बातें बताई, तो उसमें मैं बीच में दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। एक तो योगिक ग्रंथों में कहा गया है युक्त आहार से कि उचित खान पान, उचित जीवन यापन, इन सब के बराबर समायोजन से जीवन उच्च बनता है। दूसरा एक विशेष मैं बात सबको कहता हूँ, हमारे योगिक ग्रंथों में, विभिन्न ग्रंथों में, हठयोग प्रदीपिका, गहन संहिता और अन्य अनेक योगिक ग्रंथों में शुद्धि क्रियाओं पर विशेष रूप से मल शुद्धि के लिए कहा गया है। शारीरिक और मानसिक मल शुद्धि के लिए बहुत बल दिया गया है। इसके बिना मल शुद्धि बिना तो अन्य चीजें संभव नहीं होंगी। पुराने समय में हम लोग पूजा से पहले भी जमीन की लिपाई इत्यादि किया करते थे। मल शुद्धि, चीजों को शुद्ध करना, इसी प्रकार शरीर को हठयोग प्रदीपिका और गहन संहिता दोनों में कहा गया है ज्योतिर्वस्त्र स्था नेत्रे नौली ताटकम कपाल भांति शस्त्राणी षटकर्माणि समाचेत। ज्योति, कुंजल, गजकर्णी इत्यादि जो कहते हैं, कुंजल, जल नेति, ज्योतिर्वस्त्र नेति, जल नेति इत्यादि, एनिमा, कपाल भांति और ज्योतिर्वस्त्रता, नेत्र नौली, नौली का अभ्यास और कपाल भांति और त्राटक, 6 क्रियाएं हैं, 6 शुद्धि क्रियाएं, इनका अभ्यास करने से मल शुद्धि होगी। और कोविड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुंजल और जलनेति अत्यंत लाभकारी है। पर ये हर एक को आती नहीं है। नहीं मैडम, समस्या भी क्या है कि अगर अभी किसी को समस्या है, थोड़ा उसकी तरफ जा रहा है, वो आसनों का अभ्यास कितना कर पाएगा। आपका ईएनटी की समस्या, गले से सबसे पहले नाक को आपको इफेक्ट करता है, फिर गले से होता हुआ लंग्स में। जलनेति का अभ्यास करेंगे तो जलनेति आपकी ईएनटी की समस्याओं को, किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को क्लीन करेगा। कुंजल है, कफनाशक है। तो जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि लगभग 80 प्रकार के वायु विकार हैं, 42 से 48 प्रकार के पित्त विकार हैं और लगभग 24-25 प्रकार के कफ विकार हैं। तो इतने सारे आप सबका नाम भी नहीं ले सकते।
जॉइंट पेन, सिटी पेन, चेस्ट पेन, अफारा, नींद ज्यादा आना, नींद कम आना, थकन बने रहना, आलस, सुस्ती, प्रमाद, ये वायु विकार है। कफ में हार्ट प्रॉब्लम, बीपी बढ़ना, कई तरह की मानसिक समस्याएं हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, और इत्यादि समस्याएं जिसमें पित्त विकार है, और वायु विकारों में आपके ये कफ विकारों में आपके जो गले की तरह बहुत सारी समस्याएं हैं, इनका पूरा वर्णन है आयुर्वेद में, सभी को तो बता पाना भी मुश्किल है। तो जब तक मल शुद्धि, आसन प्राणायाम सहज बात है, सबको पता है, पर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत के अंदर जो शुद्धि क्रियाओं की तरफ कहीं पे बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा। और शरीर अगर मल मुक्त होगा तो हम जो भी आहार ले रहे हैं, जो भी हम जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी हम चीजें औषधि ले रहे हैं, वो लाभ देगी। आयुर्वेद के अनुसार हम चिकित्सा जीवन या रोजमर्रा के जीवन में आयुर्वेद के साथ हम चिकित्सा बहुत थोड़ा हिस्सा लेते हैं। हम अधिक हिस्सा लेते हैं जो हमारे दादी नानी के नुस्खे होते हैं, घरेलू जो हमारा रसोई है, उसको हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं। हर चीज हम आयुर्वेद के ग्रंथ में ढूंढने नहीं जाते। जो दादी माँ के नुस्खे हैं, जो हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं, हम उनका उपयोग करते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। और इसके लिए हमें किसी तैयारी की या हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये हम अपनी जब कभी भी स्वास्थ्य की समस्याएं हो या जीवन की समस्याएं, हमें रुक के थोड़ा ही देखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग परंपरा क्या करते आ रहे थे। अगर हम उसको सही प्रकार से थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो अनेक समस्याओं से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। विधवा से बोलना चाहूंगा, युक्त आहार विहार से युक्त कर्मष्टि चेष्टा है। आहार विहार, रहन सहन, खान पान अगर व्यवस्थित है तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसकी हम थोड़ी गारंटी तो ले सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आप सभी के सहयोग से हम लोग आयोजन कर पाए। उसमें आचार, आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन सभी की आवश्यकता को महसूस किया गया और सभी को हम अपनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हमको इन सब चीजों को नियमित रूप से करना होगा और अपनी प्रकृति को देखते हुए हमें इन आयुर्वेद को अपनाना होगा कि हमारी प्रकृति कहती है, उस हिसाब से हम उसका सेवन करें। और जो संयोगिता जी ने बताया कि मेडिटेशन, क्योंकि वर्तमान में छात्रों मतलब स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और स्टूडेंट्स को क्या, हम सबको ही मेडिटेशन की आवश्यकता है, जिससे कि हम जो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उससे हम उसका छुटकारा पा सकते हैं। और पवन जी, आपका तो जवाब ही नहीं है। आपके आसन अभी तो हमको कुछ ही झलक मिली है, क्योंकि वो ऑनलाइन है। तो कुछ आगे कभी मौका मिला तो हम ऑफलाइन आप सभी को आमंत्रित करेंगे और आप सबका जो ज्ञान है उसको फिर से पुनः हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप व्यूअर्स को भी मैं चाहूंगी कि हम सभी योग को अपनाकर इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के अवसर को आगे बढ़ाएं। केवल एक ही दिन नहीं, हम नियमित रूप से इसको अपनाएं। और आज फादर्स डे भी है। हम सभी अपने पिता को याद करते हुए उनके आशीष लेना चाहेंगे, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। और उसमें भी हम यही कहेंगे कि केवल एक दिन नहीं, फादर्स डे भी एक दिन हमें नहीं मनाना है, हमें हर दिन फादर्स डे मनाना है। हमें उनकी इज्जत करनी है, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। जी, माता धन्य हो, पिता धन्य हो। और जिस माता पिता स्कूल में उत्पन्न हुए हैं उसको हमारे शास्त्रों में धन्यवाद कहा गया है, उनको नमन करने के लिए कहा गया। आपने बिल्कुल सही आखिरी में बात कही, तो हम सब से नमन ही उन सबको। जी, तो सभी को पिता दिवस की शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। और इसी के साथ में समापन करना चाहूंगी कि हम सब इसको जीवन में अपनाएं और आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद।